माइनर वोकेशनल पेपर का सबसे आसान अगर पेपर देखा जाए स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला ही पेपर है। इससे आसान कोई भी पेपर नहीं है, इसकी पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरी बात को ना मानकर दूसरे सब्जेक्ट को लिए माइनर वोकेशनल में, और कहीं ना कहीं वो अभी पछता रहे, या फिर अगर देखा जाए कॉलेज के फोर्स में या फिर अदर वीडियोस के चक्कर में वो गलत सब्जेक्ट ले चुके हैं। क्योंकि ये जो पेपर है ना, मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको कंबल के अंदर आराम से इस ठंड के मौसम में सोकर सिर्फ वीडियो लेक्चर देखिए और वहाँ पर एग्जाम में अपने से पॉइंट्स बनाइए। यहाँ पर जो पॉइंट्स है ना, मैं नहीं कहूँगा यही पॉइंट्स आपको डालना है, बस मैं पॉइंट्स इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आए। भाई स्ट्रेस किसके लाइफ में नहीं है बताइए, और उसका काउंसलिंग कौन नहीं करना चाहता है, उसका परामर्श कौन नहीं करना चाहता है। हर व्यक्ति के लाइफ वाला क्वेश्चन है, दिनचर्या क्वेश्चन है। खुद से आंसर दीजिए, बेधड़क आंसर दीजिए, अच्छे से लिखिए, देखिएगा नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग परामर्श वाले रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे वो सारा यूनिट कंप्लीट कर दिया है। आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर उसको देखिए पहले, उसके बाद फिर इसको देखिएगा। तो परामर्श का अर्थ क्या है, विद्वानों द्वारा परिभाषा ये हमने अपने से ऐड किया है ताकि वीडियो लेक्चर में ये चीज़ याद रहेगा तो आप आसानी से इसे याद भी रखोगे। विद्वानों द्वारा परिभाषा आपको ऐड करना है और विभिन्न चरणों का वर्णन करें। सिर्फ परामर्श के विभिन्न चरणों का वर्णन करें अगर लिखा रहे तो आपको अर्थ जरूर डालना है और परिभाषा जरूर डालना है। कम से कम 2 परिभाषा, कुछ नहीं मिले तो कम से कम 1 परिभाषा याद कर लीजिए। देखिए तनाव का अर्थ तो आपको याद हो ही जाएगा, 1 या फिर 2 विद्वान का परिभाषा रट्टा मार लीजिए। परामर्श का उसी तरीके से 1 या फिर 2, कम से कम 2 परिभाषा आप रट्टा मार लीजिए। इसके बाद देखिए कि कैसे आपका क्वेश्चन आसान तरीके से बनता है। हर परामर्श वाले क्वेश्चन में आपको अर्थ परिभाषा डाल देना है और फिर जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप आराम से मैनेज कीजिएगा, पॉइंट वाइज सारा कुछ लिखिएगा, अच्छे तरीके से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर परामर्श का मतलब होता क्या है। जैसे कि आप टेंशन में हो, आप एग्ज़ाम को लेकर टेंशन में हो और बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो आप क्या किए, आप सीधा एग्जाम के बाद कहाँ पर चले गए, काउंसलिंग के लिए किसी के पास। काउंसलिंग को ही परामर्श बोला जाता है, यानी हेल्प के लिए, कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुका है, हमें हेल्प चाहिए। तो जिनके पास आप हेल्प के लिए जाते हो उसी को बोला जाता है परामर्श। यानी अगर वो आपकी हेल्प करते हैं तो वो आपको परामर्श देते हैं, आपको क्या करते हैं, नेगेटिविटी चीज़ों से निकालते हैं। काउंसलिंग करके आपकी समस्याओं को जानते हैं कि समस्या क्या है, तो वही होता है परामर्श। और जो काउंसलर होते हैं और जो काउंसलिंग करते हैं उसको कहा जाता है काउंसलर, यानी परामर्शदाता। समझ में आया ना, जैसे कि साइकेट्रिक वगैरह होते हैं, तो आप लोग मूवी देखे हो, साइकेट्रिक होते हैं, वो किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, परामर्श करते हैं, कैसे कैसे उसका स्टेप होता है, वो आप अच्छे तरीके से मूवी में देखे हो। जो हॉलीवुड मूवी होती है या फिर आजकल साउथ वाले मूवी में भी वो सारी मूवी आने लगी, थ्रिलर वाले मूवी में आप देखते हो, वहाँ पर पुरानी दुनिया में ले जाते हैं, उसके बाद फिर अगले चरण में जाते हैं, फिर उसकी समस्याओं को जानते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि काउंसलिंग करने का क्या क्या चरण होता है। जब इंसान अगर आता है काउंसलर के पास तो फिर वो कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर परामर्श के अर्थ को जान लेते हैं। तो परामर्श मतलब होता है काउंसलिंग इंग्लिश में। इसका अर्थ क्या है, तो प्रशिक्षित परामर्शदाता, यानी परामर्श में यह शिक्षा हासिल किया हुआ रहता है जो परामर्शदाता होता है और किसी व्यक्ति को उसके भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक या फिर व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति को भावनात्मक तरीके से या फिर मेंटली या फिर सोशली यानी सामाजिक तरीके से या फिर व्यक्तिगत तरीके से कुछ भी समस्या हो तो उसके समाधान के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए क्या करता है, या सहायता प्रदान करता है परामर्शदाता, जिससे वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके, पॉजिटिविटी वो अपने लाइफ में ला सके। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसकी समस्याओं को समझने, उनके समाधान खोजने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है, हेल्प करती है। यही होता है परामर्श। चलिए अब इसके परिभाषा को देख लेते हैं विद्वानों द्वारा। सबसे पहला विद्वान देखिए कार्ल रोजर्स, इनके द्वारा क्या बोला गया है कि क्या है भाई परामर्श। बहुत ही सिंपल है, चाहता तो मैं टफ वाला भी लाता। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, कौन व्यक्ति भाई, परामर्शार्थी, यानी जो व्यक्ति अगर टेंशन में है और वो काउंसलिंग के लिए जाता है तो उसको बोला जाता है परामर्शार्थी। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को एक ऐसे वातावरण में मदद दी जाती है जहाँ वह अपनी समस्याओं को समझ सके और आत्मनिर्भर होकर उनका समाधान कर सके। मतलब इनका कहने का मतलब है जो परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा कार्य है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को वहाँ पर उनके अनुकूल वातावरण होती है और वहाँ पर वह अपनी समस्याओं को समझकर, खुद से मोटिवेट होकर, आत्मनिर्भर होकर उन समस्याओं को हल करती है, समाधान करती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका दूसरा परिभाषा, रॉबर्ट जी अज़्जोबोडा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अज़्जोबोडा, ठीक है, ये देखिए इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। तो इनके द्वारा क्या बोला गया है, परामर्श वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की भावनात्मक समस्याओं के समाधान में उसकी सहायता करती है
और उसे मानसिक स्वास्थ्य के उच्च स्तर पर पहुंचाती है। यानी इनके द्वारा यही चीज़ बोला गया है कि परामर्श वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की भावनात्मक समस्याओं के समाधान में उसकी सहायता करती है और उसके मानसिक स्वास्थ्य के उच्च स्तर पर उसे पहुंचाती है। यानी जो भी उसका भावनात्मक समस्या होता है उसको सुलझाती है, उसमें हेल्प करती है और उसकी मेंटल एबिलिटी को अच्छे स्तर पर पहुंचाती है। तो अगर आप इनका अगर नाम भूल जाइएगा तो लिखिएगा विद्वानों द्वारा क्या बोला गया, तो विद्वान लिख दीजिएगा नॉर्मली, अगर भूल जाओगे तब। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है कि परामर्श के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। स्टेज ऑफ काउंसलिंग, सबसे पहले नंबर पर क्या होता है, तो देखिए संबंध निर्माण यानी एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप पहले आपको संबंध बनाना होगा। जब आप किसी का काउंसलिंग करोगे तो सबसे पहले उससे आपको क्या करना है, एक रिलेशन बनाना है, बॉन्डिंग बनाना है बात करके या किसी तरीके से, जिससे वो आप पर ट्रस्ट करे। क्योंकि आपको वो समस्या बता दे, अपनी मेंटल जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे बताएंगे, जब आप उनसे संबंध स्थापित करोगे। अब किस तरीके से करोगे वो काउंसलर पर डिपेंड करता है। तो परामर्शदाता और परामर्शार्थी के बीच विश्वास और पारस्परिक समझ विकसित करना है। आपको दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित करना है कि वो विश्वास आप पर रखे और समस्याएं आपको पूरी तरीके से बता दे। अनुकूल वातावरण प्रदान होनी चाहिए, उसको डर नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो सबसे पहले संबंध स्थापित करना। अब यहाँ पर संबंध निर्माण है, आप लिख सकते हो संबंध स्थापित करना, अच्छा संबंध बनाना। तो जो भी आप पॉइंट्स दे सकते हो अपनी मर्जी से। अगले पॉइंट्स पर आते हैं, अगले चरण पर, समस्या की पहचान। जब आप देख लिए कि आपका बॉन्डिंग अच्छा बन चुका है, अब आप दूसरे चरण में जाते हो कि हाँ समस्या क्या है भाई, उसको पहचानना जरूरी है। तो जो भी व्यक्ति है यानी परामर्शार्थी है, इसकी समस्या को समझने और उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। यानी उनकी समस्याओं को वह ढूंढने का प्रयास करते हैं। सक्रिय सुनने यानी अच्छे तरीके से उनकी समस्याओं को वह सुनते हैं, डीपली गहराई में क्या समस्या है। क्योंकि एक पॉइंट के आधार पर जो परामर्शदाता होते हैं, जो साइकेट्रिक होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, वो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते हैं और उससे पता करते हैं कि हाँ इनके अंदर में क्या समस्या है, और साथ ही साथ प्रश्न भी पूछते हैं, उससे भी पता चलता है। तीसरा जो चरण है वो सूचना संग्रहण। पहचान हो गई समस्या का, अब वह क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं समस्या से रिलेटेड। यानी समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए गहराई से और अच्छे तरीके से संबंधित जानकारी वह एकत्रित करते हैं। परामर्शार्थी की पृष्ठभूमि, अब कौन कौन सी इसमें आएगा इन्फॉर्मेशन, तो जो भी उसकी बेसिक चीज़ है, ठीक है, या फिर अनुभव और भावनाओं का विश्लेषण, उनको कैसा अनुभव हो रहा है, उनके अंदर क्या भावनाएं हैं, क्या दुख उनको पहुंचा है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, ये चीज़ वो क्या करते हैं, इन सभी चीज़ का समस्या का पहचान करने के बाद सूचना संग्रह करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगले चरण में वह क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारण। वह एक गोल निर्धारित करते हैं, यानी परामर्शार्थी के साथ मिलकर समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट और व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित करते। कहने का मतलब है वो मोटिवेट होते हैं, वो बताते हैं कि भाई इस समस्या से आपको कैसे निकलना है, निजात पाना है। उसके लिए वह छोटे छोटे चरणों में लक्ष्य को विभाजित करते हैं। ठीक है, के बाद नेक्स्ट चरण क्या है, हल को खोजना। हल को खोजना कहने का मतलब है एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है इसका, परामर्शार्थी जो है वो उसके साथ विभिन्न विकल्पों और समाधानों की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। यानी सारा कुछ वो जान गए, उनकी समस्याओं को देख लिए क्या समस्या है, साथ ही साथ उनको ये भी बता दिए कि लक्ष्य क्या है, आपको किस तरीके से इस समस्या से निजात पाना है। उसके बाद फिर यह हल ढूंढना स्टार्ट करते हैं और जो भी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू है उसका विश्लेषण करते हैं और हल को ढूंढते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं, कार्य योजना। फिर इनको कार्य देते हैं। देखिए काम देना बहुत ही ज़रूरी है। काम अगर दोगे, देखिए समस्या इनको पता चला, पहचान कर लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को हटाने के लिए, पॉजिटिविटी में लाने के लिए, जिन चीज़ों से उनको तनाव हो रहा है, समस्या हो रहा है, उन चीज़ों को ऐसे कामों में लगा देना ताकि वह पॉजिटिव की ओर वह सोच रखे, अपने सोच को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाए। इसके लिए वह कार्य योजना या फिर एक्टिविटी चीज़ों में वह इन्वॉल्व करते हैं। तो समाधान के लिए वह व्यवहारिक कार्य योजना बनाते हैं। इसके अलावा परामर्शार्थी को उनके निश्चय को कार्य रूप में बदलने में सहायता करते हैं। और जो भी निश्चय अगर वो करना चाहते, जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर चल गए अपने तनाव को लेकर, तो उनका जो तनाव था, प्रॉब्लम था एग्ज़ाम को लेकर, वो फेल हो गए और उनका जो निश्चय था वो पास होना, और उसको लेकर वह स्ट्रेस में है। तो इसमें क्या योजना देंगे, क्या काम देंगे काउंसलर, तो बताएंगे कि जो आपने निश्चय किया है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरा कीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट, मूल्यांकन और फॉलोअप। मूल्यांकन फॉलोअप कहने का मतलब है जो भी कार्य योजना दिया गया, उनके टेंशन, स्ट्रेस, समस्याओं को दूर करने के लिए उसके बाद कुछ दिनों के बाद वह उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका एवेल्युएशन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। क्या उसके माइंड से स्ट्रेस दूर हो रहा है, नेगेटिविटी दूर हो रही है, तनाव खत्म हो रही है, पॉजिटिव थिंकिंग की ओर वह जा रहे हैं कि या फिर नहीं जा रहे। अगर कुछ भी अगर कमी होती है तो फिर से वह क्या करते हैं, उसको सहायता प्रदान करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, आगे देखिए अब निष्कर्ष के तौर पर जाते हैं। तो परामर्श एक वैज्ञानिक और माननीय प्रक्रिया है
जिनका उद्देश्य व्यक्ति को उसके जीवन की समस्याओं को हल करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करना है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्म जागरूकता को बढ़ाने में मदद करती है। तो परामर्श में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं टेंशन वाली ही बात बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल है, देखा जाए तो नॉर्मल है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनाव प्रबंध में परामर्श की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। तनाव को प्रबंध, इसका मतलब क्या होता है, तनाव को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए परामर्श की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। परामर्श कहने का मतलब है काउंसलिंग, क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए टेंशन लेते हो, यार सेमेस्टर 1 में प्रमोट कर गया, अब करे तो करे क्या, बहुत टेंशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं वीडियो के माध्यम से आपको परामर्श ही तो देता हूँ। अगर मैं परामर्श नहीं दूंगा, आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, तो बताइए सेमेस्टर 2 में आप पढ़ पाते, इतना टेंशन ले लेते कि आप सेमेस्टर 2 भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते। तो यही है परामर्श, ठीक है। इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर तनाव प्रबंधन में परामर्श की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परामर्श व्यक्ति को उसकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थिति को समझने और नियंत्रण करने में मदद करती है। साथ ही साथ तनाव यानी स्ट्रेस आज के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। आप देखिएगा कि आप सफ़र में जा रहे हो, मान के चलिए आप 1 जनवरी के लिए पिकनिक की प्लानिंग कर रहे हो, अचानक किसी कारणवश किसी की दुर्घटना हो गई। मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, किसी के साथ ना हो, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या होगा, अचानक आप स्ट्रेस में चले जाओगे। तो ये एक दिनचर्या समस्या या हमारे जीवन का यह हिस्सा है तनाव। लेकिन यदि इसे सही समय पर प्रबंधित नहीं किया गया तो यह गंभीर और मानसिक शारीरिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। और अगर हम लोग डेली लाइफ में जो भी स्ट्रेस महसूस करते हैं, अगर हम लोग उसको पॉजिटिविटी में नहीं ले और उसका काउंसलिंग नहीं करे, परामर्श नहीं ले, तो बता रहे वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में क्या होता है कि बड़ा रूप ले लेता है और हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर समझते हैं कि तनाव प्रबंधन में परामर्श की क्या भूमिका है। पहले नंबर पॉइंट पर देखिए, तनाव के कारणों की पहचान। तो सबसे पहले जो परामर्श है वो किस तरीके से भूमिका निभाती है, तो तनाव के कारणों की पहचान करती है। किस कारण से तनाव उत्पन्न हुआ है, तो परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने तनाव के मूल कारणों, जैसे कि अगर व्यक्तिगत तौर पर उसको परेशानी है या फिर उसके कामकाज में किसी तरीके से कुछ परेशानी या फिर सामाजिक समस्याएं हैं, इसको समझ जाते हैं, इसको वह सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। उसके अलावा परामर्शदाता तनाव को ट्रिगर करने वाले कारकों को स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करते हैं। कहने का मतलब है जो भी तनाव उत्पन्न कर रहा है उन सभी कारणों को पहचाना जाता है। आप अपनी भाषा से यहाँ पर लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं किसी को छापिएगा, बस समझिए पॉइंट्स को। नेक्स्ट देखिए, क्या भूमिका निभाती है परामर्श तनाव में। भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है। परामर्श में क्या होता है कि आप देखे होंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें घर में नहीं बताते हो, व्यक्त नहीं करते हो, ठीक है, किसी से डिस्कस नहीं करते हो। लेकिन अगर किसी के साथ काउंसलिंग में गए हो, आपको कुछ समस्या है, तो देखिएगा कि आप अपनी समस्या को वहाँ पर बताते हो। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का यहाँ पर क्या होता है, मौका मिलता है। तनाव में व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। परामर्श एक सुरक्षित और गैर आलोचनात्मक वातावरण प्रदान करता है, जहाँ व्यक्ति खुलकर अपनी भावनाएं बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भूमिका निभाती है। इसके अलावा देखिए, तीसरे नंबर पॉइंट्स पर समस्या समाधान कौशल विकसित करना, यानी समस्याओं को किस तरीके से हम लोग हल करेंगे अगर समस्या आती है डेली लाइफ में, ये भी हमें परामर्श में ही सारी जानकारी मिलती है। परामर्श की ये भूमिका है। तो परामर्शदाता व्यक्ति को तनाव से निपटने के लिए व्यवहारिक तकनीकों, जैसे समस्या समाधान, कैसे आपको समस्याओं से निपटना है, निर्णय लेने, कैसे आपको निर्णय लेना है, क्योंकि जब भी कोई निर्णय लोगे हमेशा नेगेटिविटी सोच आपके माइंड में आएगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रखना है, आत्मनियंत्रण कौशल विकसित करने में यह सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 नंबर, क्या भूमिका निभाती है परामर्श, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। परामर्श के माध्यम से नकारात्मक विचारों को बदलने और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद मिलती है। नेगेटिव थिंकिंग को यह दूर करती है और पॉजिटिव जो भी थिंकिंग है उसको इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक सोच को या फिर दृढ़ता को बढ़ावा देता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट भूमिका, आराम और विश्वास तकनीक सिखाना। कहने का मतलब है परामर्शदाता व्यक्ति को तनाव प्रबंधन के लिए विश्राम तकनीकें, जैसे कि आपका इसमें ब्रीदिंग करना, ठीक है, गहराई से सांस लेना छोड़ना या फिर ध्यान लगाना, योग करना, ये सारी चीज़ें परामर्श के द्वारा ही बताई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा तनाव के जो भी लक्षण है उसको कम करने वाले जो भी तकनीक है उसको भी यह बताती है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका सामाजिक समर्थन प्रदान करना। कहने का मतलब है जैसे अगर आप स्ट्रेस में हो और डिप्रेशन में हो और आप परामर्शदाता के पास जाते हो, तो उनकी भूमिका यह भी रहती है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग की ओर आपको ले जाएंगे और आप समाज से अलग जो रहने लगे हो स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण, तो उससे क्या होता है कि सामाजिक तौर पर आपको समर्थन देने में
या सहायता प्रदान करती है। बहुत परामर्शदाता व्यक्ति को सामाजिक समर्थन के महत्व को समझने और सही प्रकार के लोगों के साथ जुड़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। यह व्यक्ति को अलगाव और अकेलेपन से बचने में मदद करता है, यानी जो आप अकेलेपन रह रहे हो उससे भी यह निजात करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर पॉइंट, लाइफ स्टाइल में बदलाव। परामर्शदाता हर चीज़ अगर आपका चेंज कर सकता है तो लाइफ स्टाइल में भी बदलाव कर सकता है। देखिए यहाँ पर कैसे परामर्श व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि आप उनके पास गए, समस्या बताए, उसके बाद वो आपकी समस्या को धीरे धीरे कम किए। कम करने के बाद वो ये भी बताएंगे कि आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, अपनी जीवन शैली को स्वस्थ तरीके से जीने में आप प्रेरित होइए। आपको किस तरीके से लाइफ स्टाइल को रखना है वो भी वह बताते हैं, और नियमित व्यायाम करने का तरीका बताते हैं, संतुलित आहार कैसे लेना है, और आपको पर्याप्त नींद भी लेनी है। यह तनाव के दीर्घकालिक प्रबंधन में सहायता होती है। जो लंबे समय तक जो स्ट्रेस होते हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें मदद कर सकती है। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन और प्रगति की निगरानी। परामर्शदाता व्यक्ति की प्रगति का मूल्यांकन करता है, यानी परामर्शदाता क्या करता है, जो काउंसलर होता है वह व्यक्ति की प्रगति का मूल्यांकन करता है। किस तरीके से व्यक्ति जब स्ट्रेस से निकल रहा होता है तो वह क्या अनुभव करता है, उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, उन सभी चीज़ों का वह मूल्यांकन करता है और उसे तनाव प्रबंधन में किए गए जो भी गलती है, यानी तनाव में जो भी वो नेगेटिव चीज़ें उन्होंने किया, उन सभी चीज़ों में सुधारों को वो बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। आवश्यकता पड़ने पर नए नए रणनीतियों का भी वह सुझाव भी देते हैं। अब आगे निष्कर्ष के तौर पर लिख दीजिएगा, तनाव प्रबंधन में परामर्श की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी समस्याओं को गहराई से समझने, उनके समाधान खोजने और तनावपूर्ण परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करता है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है और इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परामर्श व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाकर उसकी समग्र गुणवत्ता में सुधार लाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परामर्श के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, समझाइए और उन्हें किन स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। अब परामर्श के अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में देखे चरण, किस तरीके से वो अपना स्टेप लेते हैं अलग अलग। फर्स्ट स्टेप में वो किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, सेकंड में किस तरीके से करते हैं, थर्ड में किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो परामर्श होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि एक ही साइकेट्रिक अलग अलग समस्याओं से रिलेटेड अलग अलग कैटेगरी के जो समस्याएं हैं, स्ट्रेस है, उन सभी को थोड़ी ना सुलझा सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग टाइप के काउंसलर चाहिए, तो इसका भी प्रकार है। तो इसमें भी आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें आप लोग परामर्श के अर्थ को लिख दीजिएगा, फिर परिभाषा डाल दीजिएगा, फिर इसको लिखिएगा परामर्श के मुख्य प्रकार। मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ कि एक ही चीज़ को रिपीट करना ठीक नहीं होगा। तो देखिए, विभिन्न परिस्थितियों और ज़रूरतों के अनुसार वर्गीकृत किए गए हैं परामर्श के प्रकार। ये व्यक्ति की समस्याओं के प्रकार और उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले देखिए शैक्षिक परामर्श। शैक्षिक परामर्श क्या है भाई? तो यह परामर्श छात्रों की शैक्षिक और एकेडमिक समस्याओं में समाधान में मदद करता है। ये कैसा परामर्श है? तो यह एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस वगैरह जो भी चीज़ें होती है उसकी मदद के लिए होती है। जैसे कि छात्रों को अगर शिक्षा में किसी तरीके से तनाव उत्पन्न हो गया, जैसे कि स्टूडेंट को करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तनाव है, स्ट्रेस है, या फिर इसके अलावे पढ़ाई करने में यानी अध्ययन के तरीके, परीक्षा के तनाव, ठीक है, मार्क्स का तनाव, या फिर इसके अलावे शिक्षकों और सहपाठियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी टीचर से आपको तनाव हो रहा है, टीचर से आपका बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, या फिर जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं उसके साथ आपका बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, उसके कारण आप स्ट्रेस में जा रहे हो। तो इन सभी तनाव को हेल्प करने के लिए, दूर करने के लिए जो परामर्श है उसको बोला जाता है शैक्षिक परामर्श। समझ में आया? ये हो गया पहला टाइप। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में उपयोग भी बोला है। आगे देखिए दूसरा जो टाइप है व्यावसायिक परामर्श। व्यावसायिक का मतलब होता है कैरियर, ठीक है, कैरियर काउंसलिंग। तो इसके वर्ड से ही समझिए और आंसर लिखिए सीधा। यह परामर्श व्यक्ति को उसके कैरियर को चयन करने के लिए कि आखिर आपको किस डायरेक्शन में कैरियर चूज़ करना है, अपना भविष्य देखना है, क्योंकि कैरियर को लेकर भी बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं। विकास में सहायता करता है यह, ठीक है, आपके कैरियर के विकास में, जैसे कि आपका सही कैरियर का चयन करना, ठीक है, कैरियर बदलने या फिर उन्नति के विकल्पों पर चर्चा। अगर आपको दूसरा काम पकड़ना है तो उससे रिलेटेड भी काउंसलिंग होती है, ठीक है। नौकरी के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना, ये सभी चीज़ों के लिए जो परामर्श होते हैं उसको बोला जाता है व्यावसायिक परामर्श, यानी काम से रिलेटेड परामर्श, कैरियर काउंसलिंग। और यह किसके लिए है? तो यह छात्रों के लिए उपयोगी है, या फिर जो नौकरी करना चाहते हैं या फिर कैरियर में बदलाव चाहते हैं उनके लिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर टाइप वैवाहिक परामर्श। अब वैवाहिक परामर्श किसके लिए है? तो यह परामर्श दंपत्ति का मतलब होता है शादीशुदा के जो जोड़े होते हैं उसी को बोला जाता है कपल।
तो उनके बीच संबंध सुधारने और उनके आपसी विवादों को सुलझाने में मदद करती है वैवाहिक परामर्श। अब इसमें किस तरीके से समस्याएं होती है, जैसे कि वैवाहिक समस्याएं, जैसे विश्वास की कमी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में, या फिर कम्युनिकेशन की कमी दोनों में। इसके अलावा तलाक से बचने के प्रयास, इसके लिए भी आप यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हो। पारिवारिक जिम्मेदारियों की समस्याएं, सामंजस्य, जो भी चीज़ें हैं, इन सभी समस्याओं से रिलेटेड यहीं पर परामर्श होती है। अब इसका उपयोग कहाँ पर है, किसके लिए है, तो ये शादीशुदा जोड़ों के लिए है, यानी दंपत्ति। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का आपका पारिवारिक परामर्श। तो पारिवारिक परामर्श किनके लिए है, तो फैमिली काउंसलिंग के लिए, यानी यह परामर्श परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और सामंजस्य को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे कि माता पिता और बच्चों के बीच तनाव हो गया, या घरेलू हिंसा, या फिर पारिवारिक विवाद, या बच्चों की शिक्षा या फिर व्यवहार से संबंधित समस्याएं हो गई, तो इन सभी चीज़ों को निपटारे के लिए पारिवारिक परामर्श के कैटेगरी में रखा गया है। अब ये उपयोगी किसके लिए है, तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, यानी मेंटली हेल्थ काउंसलिंग। तो यह परामर्श व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से निपटने में मदद करता है, जैसे कि तनाव हो गया किसी को, या फिर डिप्रेशन, अवसाद को इंग्लिश में डिप्रेशन बोला जाता है, या किसी तरीके से कुछ भी चिंता सता रही है, मानसिक विकार जैसे कि बायोपोलर डिसऑर्डर, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब जैसे कि किसी किसी को लगता है कि कुछ दिखाई दे रहा है और वहाँ पर कुछ है नहीं, ऐसे भी समस्याएं होती है। या फिर आत्महत्या का आपके अंदर नहीं, या किसी के अंदर अगर विचार आ रहा है, या मानसिक संतुलन की कमी हो रही है, तो वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों को इसी के कैटेगरी में रखा गया है। अब इसमें किन के लिए यह उपयोगी है, तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका टाइप है पुनर्वास परामर्श। अब ये पुनर्वास परामर्श क्या हो गया, तो ये हैबिट जो यहाँ पर लिखा गया है ना, हैबिट से याद रखिएगा, यानी यह परामर्श, हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत लगना, गलत चीज़ों में किसी को आदत लग गया, जैसे नशा कर रहा है, तो उसको अगर हटाना है तो उसके लिए यहाँ पर ही काउंसलिंग करवाई जाती है, ठीक है। यानी यह परामर्श शारीरिक, मानसिक या सामाजिक समस्याओं के कारण प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करता है। जैसे कि दुर्घटना के बाद अगर शारीरिक विकलांग हो गया तो उसको समाज में अलग महसूस होने लगता है, तो इस कारण से वह अपने माइंड में स्ट्रेस ले लेता है, तो यहाँ पर उनका काउंसलिंग इसी टाइप में होता है। और साथ ही साथ अगर कोई मादक द्रव्यों का सेवन या फिर नशे की लत अगर किन्हीं को लग जाती है, हैबिट लग जाता है, ठीक है, तो उसमें भी यही कैटेगरी में ही परामर्श किया जाता है। या फिर मानसिक या फिर शारीरिक विकलांग के साथ जीवन जीने की कला, ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर समस्याएं होती है, तो इन्हीं की कैटेगरी में ही परामर्श दिया जाता है। किनके लिए उपयोगी है, तो पुनर्वास केंद्रों में, जैसे कि विकलांग व्यक्तियों या फिर नशा मुक्त केंद्रों में ये जो है ना, ये काउंसलिंग होती है। पुनर्वास केंद्रों कहने का मतलब है किसी की दुर्घटना हो गई, हाथ पैर सब डैमेज हो गया, और वहाँ एक पुनर्वास केंद्र बनाया जाता है, जिसमें वही विकलांग लोग को काउंसलिंग दी जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप भी किसी से कम नहीं हो। बाकी ये नशा मुक्ति केंद्र तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर, संकट परामर्श। यह परामर्श अचानक उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। अचानक कुछ परिस्थिति हो गई, दुर्घटना घट गई, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, या प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप, बाढ़, या अचानक नौकरी छूट गई, दुर्घटना हो गई, तो अचानक इन सभी घटनाओं से जो आपके माइंड में स्ट्रेस आएगा, वो इसी के अंडर में ही इसका परामर्श होता है, ठीक है। ये किन के लिए उपयोगी है, तो आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए। इसके बाद देखिए 8 नंबर, यौन परामर्श यानी सेक्सुअल काउंसलिंग। यह परामर्श व्यक्ति या दंपत्ति को यौन स्वास्थ्य और समस्याओं से संबंधित जानकारी और समाधान प्रदान करती है। इसमें कैसी कैसी समस्याएं होती है, जैसे कि यौन समस्याएं, या फिर कामेच्छा की कमी, यौनिकता से संबंधित भ्रम, या फिर यौन स्वास्थ्य जागरूकता। यानी अगर सेक्सुअल तरीके से कोई भी समस्या हो तो उसके लिए इसी के अंडर में ही परामर्श होता है, ठीक है। व्यक्तिगत और दंपतियों के लिए यह उपयोगी है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपका 9 नंबर, आध्यात्मिक परामर्श। अब यहाँ पर ये किन के लिए है, तो यह परामर्श व्यक्ति को आध्यात्मिक समस्याओं और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जैसे कि जीवन में उद्देश्य की कमी है, ठीक है, किन्हीं को कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम जी क्यों रहे हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक संदेह हो रहा है किन्हीं को, या आंतरिक शांति की खोज में है कोई, तो इसी के कैटेगरी में उनको काउंसलिंग किया जाता है। और किन के लिए उपयोगी है, धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए। तो ये सारे टाइप कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर निष्कर्ष को देख लेते हैं। परामर्श के प्रकार विभिन्न समस्याओं और परिस्थितियों में व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समाधान प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल तनाव परामर्श क्या है, बच्चों के तनाव के लिए कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं। बाल तनाव परामर्श, नाम से ही आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बालकों यानी बच्चों को जो भी स्ट्रेस होते हैं, तो उसके लिए जो परामर्श है, उसके लिए जो परामर्श दिया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, उसी को ही बाल तनाव परामर्श बोला जाएगा। और बच्चों के तनाव के लिए कौन से विशेष उपाय करनी चाहिए, वो यहाँ पर फिर आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। तो चलिए देख लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन देखिए। बाल तनाव परामर्श एक विशेष परामर्श प्रक्रिया है, काउंसलिंग करने की प्रक्रिया है, जो बच्चों को उनके तनाव और मानसिक दबाव को समझने, उसे व्यक्त करने और उनसे निपटने में मदद करती है। जो भी बच्चों में मानसिक या मेंटली प्रॉब्लम होता है तो उनको समझने में, उसे दूर करने में सहायता करती है। यह बच्चों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारने के लिए डिज़ाइन की गई है। यानी इस तरीके से इसको बनाया गया है बाल तनाव परामर्श कि सिर्फ बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारा जाए। बच्चों में तनाव उनके सामाजिक, शैक्षिक या फिर पारिवारिक जीवन से उत्पन्न हो सकता है। बच्चों में तनाव कैसे हो सकता है? सामाजिक यानी सामाजिक परिवेश से, या फिर शिक्षा का स्ट्रेस, या फिर पारिवारिक स्ट्रेस से। ये सारी समस्याएं बच्चों में उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या कारण है जिस कारण से बच्चों में तनाव उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला कारण पढ़ाई लिखाई यानी शैक्षिक दबाव, परीक्षा का तनाव, अच्छे अंक लाने का दबाव। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रीज़न देखिए। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो ऐड करके, बस पॉइंट्स को समझिए। दूसरा कारण क्या है? परिवार समस्याएं, जैसे कि माता पिता के झगड़े होते हैं, इसमें भी बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, या फिर तलाक होना माता पिता का, या फिर जो भी घरेलू हिंसा है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर सामाजिक दबाव, यानी साथियों द्वारा जो भी दबाव है, या फिर बदमाशियां हैं, ठीक है, या रैगिंग वगैरह जो होती है स्कूलों में, कॉलेजों में, इनसे भी क्या होता है, बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसके अलावा शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ, जैसे कि कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है या फिर मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो उस कारण से कहीं ना कहीं उसको भी स्ट्रेस महसूस होगा, उसके साथ बच्चे नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे बीमारी या विकास संबंधी समस्याएं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी प्रभाव कहने का मतलब है ये अभी के लिए है, वर्तमान के लिए। जैसे कि अभी के टाइम में बच्चे रातों दिन क्या करते हैं, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होते हैं। तो सोशल मीडिया या स्क्रीनिंग टाइम, इन सभी चीज़ों में जब वह ज़्यादा टाइम देते हैं तो वह भी क्या होते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। सोशल मीडिया को देखकर उनको लगता है काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, तो इस कारण से कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी स्ट्रेस महसूस होता है। तो ये सारे कारण क्या है आपका, बच्चों के माइंड में जो तनाव उत्पन्न करते हैं। अब बच्चों के तनाव को कैसे हम लोग इसको दूर कर सकते हैं, इसके क्या क्या विशेष उपाय है वो देखिए। तो पहला देखिए, सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना। सबसे पहले आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि बच्चों के भले के लिए वो इन्वायरमेंट हो, उसके गलत डायरेक्शन के लिए वो वातावरण ना हो। यानी बच्चों को ऐसे वातावरण प्रदान करें जहाँ वे अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के व्यक्त कर सके। ठीक है, यानी आप ऐसे भी परिवार देखेंगे जहाँ पर बच्चे अपनी समस्याओं को बताने में भी डरते हैं, खास करके अपने माँ बाप को भी बताने में डरते हैं। तो ये जो सारा वातावरण है, ये सारे वातावरण को दूर कीजिए और ऐसा वातावरण बनाइए जिससे बेझिझक जो बच्चे हैं वो अपनी समस्याओं को रख सके। उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यपूर्वक संवाद रखें। उनके साथ क्या है, आपको नर्म निवेदन से सारी चीज़ें उनके साथ रखनी होगी, उनसे बात करनी होगी, तभी वो आपके पास अपनी समस्याओं को रख सकेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका संवाद को प्रोत्साहित करना। इसका मतलब क्या है, तो देखिए बच्चों से उनके दिन और भावनाओं के बारे में नियमित रूप से बातें करें। आज दिन भर बच्चे क्या किए, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको क्या करना है, हर रोज़ पूछना है, हर रोज़ बातें करना है। उसको अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि दिन भर में किसी तरीके से कुछ उसके साथ अगर कुछ घटना अगर घटी होगी जिससे वह स्ट्रेस में होगा तो वह बता नहीं पाएगा। तो आपको पूछना है, नियमित रूप से उससे बात करना है। उन्हें यह महसूस कराए कि उनकी भावनाएं और विचार महत्वपूर्ण है। जो भी उनके माइंड में भावना उत्पन्न होती है, विचार होती है, वह उनके साथ आपको साझा करवाना है। चलिए तीसरे नंबर पर देखिए, खेल और रचनात्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो बच्चे अगर अपने लाइफ में, जीवन में बच्चे खेलते नहीं है, जैसे अभी के बच्चे क्या करते हैं, फ्री फायर और पबजी में मरे रहते हैं, तो भाई वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी के टाइम में अगर उनके लाइफ में जो बच्चे हैं, खेल, कला, संगीत, नृत्य जैसी चीज़ें, एक्टिविटी नहीं है, तो वो समझिए कि वो तनाव में है। ठीक है, इन सभी गतिविधियों से बच्चे को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो तनाव में ना रहे। यह तनाव को कम करने और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नियमित दिनचर्या, यानी खाली टाइम नहीं छोड़ना है बच्चों को। यानी बच्चों को दिनचर्या में संतुलित बनाए रखें, यानी टाइम टेबल उनको दे। पढ़ाई करने का अलग टाइम टेबल, खेलना है इतने टाइम में, आराम इतने बजे करना है, सोना है इतने घंटे, ये सारा कुछ उनको दिनचर्या उनको सारी चीज़ों में व्यस्त रखना है। पर्याप्त नींद उनको देनी है, सुनिश्चित करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप कीजिएगा तो बच्चे स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। इसका मतलब क्या है, तो बच्चों के अंदर आपको ऐसा प्रेरणा देना है, मोटिवेट करना है, ताकि उनको लगे कि हाँ, जो भी मैं छोटे छोटे चीज़ हासिल करके आ रहा हूँ, जैसे कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अगर छोटा सा कुछ स्कूल में प्राइज़ जीतते हैं ना, तो आप उनको मोटिवेट कीजिए और इतना मोटिवेट कीजिए कि लगे कि हाँ वो बहुत बड़ा काम करके आए हैं। तो उनको क्या महसूस होता है कि हाँ, हमें और अचीवमेंट करनी है, हमें और आगे जाना है और हासिल करना है। तो बच्चों को उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए भी सराहे, आलोचना से बचे। यानी उनको हमेशा क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, अरे तुमने ये किया तो क्या किया,
कौन बहुत बड़ा तीर मार दिया, ऐसे चीज़ें कहीं ना कहीं उनको दबाती है। ठीक है, उनकी कोशिश की सराहनीय कीजिए, तारीफ़ कीजिए, जो भी अगर कोशिश करते हैं और अगर वो हार भी जाते हैं तो भी उनको मोटिवेट करना है। इसके अलावा देखिए तनाव प्रबंधन तकनीक सिखाना। अब तनाव प्रबंधन तकनीक क्या है, तो बच्चों को भी पता रहता है कि हम कब स्ट्रेस में जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। तो बच्चों को गहरी सांस लेने, ध्यान और विश्राम तकनीकों का अभ्यास कराएं। उन्हें सरल तरीके से यह भी सिखाए कि जब वे तनाव में हो तो शांत कैसे हो। कहने का मतलब है जब बच्चे तनाव में चल जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको बताए कि आपको क्या करना है, ब्रीदिंग करना है जब भी गुस्सा आता है, या फिर अगर आपको स्ट्रेस महसूस होता है तो एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए। इससे क्या होगा, उनके माइंड से जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। ये बच्चों को सिखानी चाहिए। इसके अलावा स्क्रीनिंग टाइम सीमित करना, यानी जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, उसको कहीं ना कहीं यूज बहुत ही ना के बराबर करवाना बच्चों से, क्योंकि ये जो है ना पूरे तरीके से नेगेटिविटी है, इसमें कोई भी पॉजिटिविटी मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, या फिर मैं नहीं बता सकता। आगे देखिए शारीरिक गतिविधि और व्यायाम, ये तो मैंने आपको बता दिया, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको भी करवाना चाहिए, जैसे कि दौड़ना, साइकिल चलाना या योग, जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ करवाना। ठीक है, व्यायाम, ये सभी चीज़ करने से क्या होता है, हार्मोन को कम करने, जो भी नेगेटिव थिंकिंग वाले जो हार्मोन होते हैं, स्ट्रेस वाले जो हार्मोन होते हैं वो कम रिलीज़ होते हैं माइंड में। ठीक है, और मूड को सुधारने में मदद करती है। इसके अलावा 9 नंबर पॉइंट पर देखिए प्रोफेशनल परामर्श की सहायता, यानी अगर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया बच्चों में तब क्या करना चाहिए, या तनाव अगर गंभीर है तो पेशेवर परामर्शदाता यानी काउंसलिंग करवानी चाहिए, साइकेट्रिक वगैरह से, यानी बाल मनोविज्ञान की मदद लेनी चाहिए। परामर्शदाता बच्चों के तनाव में मूल कारणों को समझने और समाधान देने में विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका पारिवारिक भागीदारी, परिवार का भी भागीदारी होना चाहिए बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए। तो परिवार के सदस्यों के बीच सकारात्मक और सहायक संबंध विकसित करें। पारिवारिक गतिविधियों जैसे कि पिकनिक, खेल या फिर रात्रि भोजन, यानी रात का जो भोजन होता है, बहुत सारे बच्चे अपने कमरों में करते हैं या फिर लेट से खाते हैं, माँ बाप अलग खा रहे हैं, भाई बहन अलग मिजाज में खा रहे हैं, तो इस तरीके से माहौल नहीं बनाना है। ठीक है, बाकी निष्कर्ष के तौर पर हम लोग को क्या लिखना है वो यहाँ पर देखिए। बाल तनाव परामर्श बच्चों को उनके तनाव को समझने और प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक उपकरण और कौशल प्रदान करता है। विशेष उपायों के माध्यम से बच्चों को तनावमुक्त, आत्मविश्वासी और खुशहाल जीवन जीने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ परिवार, शिक्षक और परामर्शदाता मिलकर बच्चों की मानसिक और भावनात्मक भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी निष्कर्ष के तौर पर आप क्वेश्चन को देखिए और उसी तरीके से सारा कुछ अपने से भी लिख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महिलाओं के तनाव परामर्श में किन विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। यानी महिलाओं के अंदर जो तनाव उत्पन्न होते हैं तो परामर्श यानी उनके अंदर जो भी काउंसलिंग की जाती है महिलाओं के अंदर, तो विशेष रूप से किन पर ध्यान दिया जाता है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ फोकस करना होगा कि महिलाओं के अंदर तनाव किस कारण से आते हैं, क्या रीज़न है। तो सबसे पहले आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप महिलाओं के अंदर जो रीज़न है, जो कारण है तनाव उत्पन्न होने का, आप उसे लिखिएगा, फिर उसके उपाय लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला रीज़न क्या है, कार्य जीवन संतुलन, यानी नौकरी और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने का तनाव। कैरियर में उन्नति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का टकराव, यानी नौकरी से रिलेटेड चीज़ें या फिर कुछ जो घर की जिम्मेदारियां हैं उन सभी चीज़ों में संतुलन बनाए रखने का, ये सारी चीज़ों में, और पारिवारिक जो भी जिम्मेदारियां इसमें टकराव आता है, इससे भी उनके माइंड में यानी महिलाओं के माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, परिवार और संबंधों से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि पति पत्नी के बीच कम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, बॉन्डिंग नहीं बन रही है, बच्चों की परवरिश से संबंधित दबाव, ससुराल और रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब हो रहा है, तो इस कारण से भी क्या होती है, महिलाओं के अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होती है। इसके अलावा मातृत्व और मातृत्व से जुड़े तनाव, यानी इसको आप अपने से भी पॉइंट्स बना दीजिएगा अगर समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल वे में दी गई है कि गर्भ व्यवस्था और प्रसव के दौरान मानसिक और शारीरिक तनाव, या फिर बच्चों की देखभाल और पालन पोषण से जुड़ी चिंताएं, या फिर परफेक्ट माँ बनने की सामाजिक दबाव। यानी अगर गर्भवती हो जाती महिलाएं तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्रेस उत्पन्न होता है, किस तरीके से बच्चा होगा वगैरह वगैरह, या फिर बच्चे अगर हो जाते हैं तो बच्चे का पालन देखभाल किस तरीके से किया जाए, और साथ ही साथ परफेक्ट माँ बनने के भी ये सामाजिक दबाव भी उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, यौनिकता और यौन स्वास्थ्य, यानी इसमें यौन समस्याएं या फिर यौन उत्पीड़न के कारण भी उत्पन्न होती है महिलाओं में तनाव। साथ ही मासिक धर्म, प्रजनन समस्याएं और रोजी निवृत्ति या फिर मासिक दबाव, यानी ये महिलाएं समझ जाएंगी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी समस्याएं होती है तो उसके कारण भी तनाव उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा सामाजिक अपेक्षाएं और दबाव, यानी समाज क्या करता है, महिलाओं के प्रति अपेक्षा करती है, जैसे कि महिलाएं सुंदर होनी चाहिए, सामाजिक अपेक्षा है। हालांकि अगर देखा जाए समाज का परिवेश अगर उस तरीके से नहीं होता तो महिलाओं के अंदर ये स्ट्रेस महसूस ही नहीं होता। ठीक है, शारीरिक छवि कहने का मतलब है बॉडी किस तरीके से होनी चाहिए, सामाजिक मानकों से संबंधित तनाव, यानी समाज से रिलेटेड जो भी तनाव है उसके कारण भी क्या होता है, महिलाओं के अंदर में स्ट्रेस
उत्पन्न होता है। इसके अलावा परंपराओं और सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करने के दबाव, और जो भी सामाजिक अपेक्षा रखती है, समाज महिलाओं से अपेक्षा रखती है, उसका पालन करना, वो भी ज़बरदस्ती, जिस कारण से भी स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार, ये भी सबसे मुख्य कारण है। शारीरिक, मानसिक या फिर भावनात्मक दुर्व्यवहार, इन सभी चीज़ों का अगर सामना वह करती है तो महिला तनाव में उत्पन्न हो जाती है। इनसे बाहर निकलने और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में वह तनाव महसूस करती है। साथ ही साथ आर्थिक स्वतंत्रता और असुरक्षा, यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का तनाव। बहुत सारे महिलाएं क्या है, अभी देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। वित्तीय असुरक्षा या फिर नौकरी छूटने का भी डर होता है। इस कारण से भी महिलाओं के अंदर में स्ट्रेस यानी तनाव उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा देखिए 8 नंबर स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं, यानी हेल्थ से रिलेटेड भी चिंताएं तनाव में डालती है, जैसे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि डिप्रेशन, चिंता, और जो भी प्रॉब्लम है महिलाओं के अंदर स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं महिलाएं तनाव उत्पन्न होती है। आगे देखिए 9 नंबर व्यक्तिगत पहचान और आत्मसम्मान, ये भी मुख्य कारण है। अपनी पहचान, इच्छाओं और सपनों को खोजने का संघर्ष, आत्मसम्मान और आत्ममूल्य में कमी के कारण भी महिलाएं तनाव में उत्पन्न होती है। इसके अलावा 10 नंबर सामाजिक असमानता और भेदभाव। भाई इसका मतलब क्या है, जैसे कि समाज में उसको डिफरेंस के तौर पर देखा जाता है, एक निचले स्तर पर देखा जाता है, ठीक है, भेदभाव किया जाता है। इस कारण से भी, जैसे कि लिंग भेदभाव, असमान अवसर के कारण तनाव, ठीक है, कार्यस्थल पर भेदभाव, जहाँ वो काम करती है वहाँ पर अगर उसको भेदभाव हो रहा है, असमानता का सामना उसको करना पड़ रहा है, बराबर दर्जा नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो इस कारण से भी उनके माइंड में स्ट्रेस यानी तनाव उत्पन्न होते हैं। अब महिलाओं के तनाव के लिए जो परामर्श दिए जाते हैं उसमें कौन कौन से विशेष उपाय हैं वो देखिए। सबसे पहला, सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करना। सबसे पहला क्या है कि भाई महिलाओं को अपनी भावनाएं और समस्याएं खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। जहाँ भी महिलाएं रहती है वहाँ का वातावरण इस तरीके से होना चाहिए कि महिलाएं अपनी भावनाओं को, अपने चीज़ों को व्यक्त कर सके, किसी को बता सके। सहानुभूतिपूर्ण और गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमेशा महिलाओं को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, सहानुभूति रखनी चाहिए उसके प्रति। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर सकारात्मक सोच और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही साथ आत्ममूल्य और आत्मसम्मान को भी बढ़ाने के लिए गतिविधियां सुझाना चाहिए। उसको आत्मसम्मान कैसे मिले, किस डायरेक्शन में वो जाए, वो सारी प्रक्रिया उनको बताना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी छोटे बड़े उपलब्धियाँ वो हासिल करते हैं उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन तकनीक सिखाना चाहिए। जैसे उनके माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, महिलाओं के माइंड में ऑलरेडी स्ट्रेस उत्पन्न हो ही जाना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक तौर पर एक परिवार को संभालती है, तो इसलिए हमेशा तनाव को कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रबंध किया जाए, इन सभी तकनीक को सिखाना चाहिए। जैसे कि योग और गहरी सांस लेना, और भी बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी है, उन सभी चीज़ों को बताना चाहिए। समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं तय करने की कौशल, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। साथ ही साथ 4 नंबर समस्या समाधान कौशल विकसित करना। समस्या का समाधान करने का उनको कौशल भी बताना चाहिए। जैसे महिलाओं को उनके तनाव के मूल कारणों की पहचान करनी चाहिए और समाधान में सहायता करनी चाहिए कि आखिर उनके अंदर में कौन सी समस्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए। व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यवहारिक सुझाव भी दिया जाना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर सामाजिक समर्थन नेटवर्क बनाना। अब ये क्या है, देखिए इसमें परिवार, दोस्त और महिला समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महिला सहायता समूह में भागीदारी होना चाहिए। कहने का मतलब है सामाजिक तौर पर, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या कोई भी समूह हो, महिलाओं को एक ऐसा संबंध बनाकर रहना चाहिए, एक कनेक्टिंग बॉन्डिंग बनाकर रहना चाहिए कि जिससे कहीं ना कहीं उस चीज़ में, उस माहौल में उनको पॉजिटिविटी थिंकिंग उत्पन्न हो, उसमें तनाव उत्पन्न नहीं हो। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका 6वां नंबर परिवेश सहायता और कानूनी समर्थन। घरेलू हिंसा या फिर दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी और सामाजिक सहायता प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। यानी जो भी घरेलू हिंसा है या फिर उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है, उसका सामना करने वाली महिलाओं को कानून की तरफ से भी, ठीक है, और सामाजिक यानी समाज के तौर से भी उनको मदद मिलनी चाहिए। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी मनोचिकित्सक या फिर जो काउंसलर हैं, काउंसलिंग करने वाले हैं, परामर्शदाता, उनका भी परामर्श मिलना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका ये लास्ट है आर्थिक और करियर मार्गदर्शन, यानी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक कौशल सिखाना चाहिए। करियर प्लानिंग और नौकरी के अवसरों के लिए मार्गदर्शन बताना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य जांच और व्यायाम को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको हमेशा जांच वगैरह करवानी चाहिए। अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, कुछ बीमारी ही है, तो वो बीमारी को लेकर अगर स्ट्रेस में है तो उसकी जाँच करवानी चाहिए और रेगुलर उनको व्यायाम में इन्वॉल्व होना चाहिए।
साथ ही साथ पोषण और जीवन शैली सुधार में सुझाव भी होना चाहिए, यानी जो भी उनका दिनचर्या है उसमें बदलाव करना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी वो खाने में ले रहे हैं, आहार ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, उसमें भी बदलाव या फिर सुधार करनी चाहिए। अब आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष के तौर पर आप खुद से लिख लीजिएगा, चाहे आप बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, आप खुद से लिख लीजिएगा आखिर लड़कियों को क्या चाहिए, उनके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ आप अपने में शॉर्ट में लिख दीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, दंपति तनाव परामर्श में सामान्य रूप से किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया जाता है। दंपति कहने का मतलब है कपल। अब कपल में शादीशुदा कपल भी आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं शादीशुदा कपल को ही लेकर यहाँ पर बताऊँगा, बाकी आपके माइंड में पता नहीं कौन सा कपल है वो आप अपने माइंड में रखिए। तो यहाँ पर दंपति तनाव परामर्श में सामान्य रूप से किस प्रकार की समस्याओं का सामना होता है वो देखते हैं। तो दंपति तनाव परामर्श का उद्देश्य पति पत्नी या जीवन साथियों के बीच संबंधों में उत्पन्न तनाव और विवादों को हल करना है। यानी ये जो तनाव परामर्श है वह पति पत्नी या फिर जो भी जीवन साथी है उनके बीच में अगर संबंधों में किसी तरीके से तनाव उत्पन्न हो गया है, विवाद हो गया है, तो उनको हल करना ही ये परामर्श का काम है। इसमें संचार, विश्वास, संचार की जगह पर आप बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन लिख सकते हो, संबंध लिख सकते हो, ठीक है, संबंध, विश्वास और आपसी समझ को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दंपतियों को सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए क्या क्या सामना इनको करना पड़ता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, संचार की कमी। संचार कहने का मतलब है आपस में जो संबंध होते हैं, ठीक है, जो भी संबंध होते हैं उसमें कमी होता है, जैसे पति पत्नी के बीच खुलकर बात ना करना, या फिर भावनाओं और विचारों को सही तरीके से व्यक्त करने में असमर्थ होना, सुनने और समझने की कमी होना। ये सभी चीज़ों में अगर कमी आएगी तो ये समस्या होगी, ठीक है, दंपत्ति में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विश्वास और वफादारी से जुड़ी समस्याएं, यानी एक साथी का दूसरे पर अविश्वास होना। क्योंकि देखिए पति पत्नी जहाँ भी है और आपके जोड़े में या फिर आपके पारिवारिक जीवन में अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है तो ट्रस्ट बहुत बड़ा पावरफुल चीज़ है। अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे आपस में तो फिर समझिए कि तनाव उत्पन्न होना ही है, यहाँ तक कि रिश्तों में भी दरार आ सकती है। बेवफाई या धोखा का कारण भी तनाव होता है, पुरानी गलतियों को माफ़ ना कर पाना, ठीक है, ये जिस कारण से तनाव उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय समस्या यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। धन के उपयोग को लेकर असहमति, वित्तीय असुरक्षा या फिर कर्ज का तनाव, या फिर इसके अलावा आय और खर्चों को प्रबंधित करने में असफलता, यानी पैसे कौड़ी से रिलेटेड भी समस्याएं क्या होती है, दंपतियों के लिए तनाव उत्पन्न करती है। इसके अलावा जो घरेलू जिम्मेदारियां होती है इस कारण से भी तनाव उत्पन्न होती है, जैसे कि घर के कामों और जिम्मेदारियों को लेकर विवाद, एक साथी पर अत्यधिक जिम्मेदारी डाल देना, बच्चों की परवरिश और देखभाल में असंतुलन, इस कारण से भी या इस समस्या से भी तनाव उत्पन्न होती है। इसके अलावा यौन समस्याएं, यानी एक पति पत्नी के बीच में अगर रिश्ता खराब हो सकता है तो वो यौन समस्याओं के कारण भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आप अपने से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा छठवां नंबर देखिए, ससुराल और रिश्तेदार से जुड़ी समस्याएं। ससुराल में आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है, ठीक है, या किसी तरीके से परिवार में दबाव या फिर वाद विवाद में अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छा नहीं बन रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं आप अपने से भी बनाकर लिख लीजिएगा, तो इनके कारण भी तनाव उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा देखिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं, यानी इसमें क्या होता है, एक साथी की मानसिक या फिर शारीरिक बीमारी से उत्पन्न तनाव, यानी अगर किसी एक साथी का मानसिक या फिर शारीरिक प्रॉब्लम है उसके बॉडी में तो इस कारण से भी तनाव उत्पन्न होते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं को समझने और समर्थन देने की कमी, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका 8 नंबर, अतीत से जुड़ी समस्याएं, पिछले संबंधों का प्रभाव, यानी पति पत्नी है, समझ लीजिए ध्यान से। अब पता चला कि पत्नी का पहले किसी से चक्कर था, अब इस कारण से पति को पता चल गया, अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, पत्नी को पिछले जो भी चीज़ है, समस्याएं हैं, उसको बताकर यहाँ पर दरार पैदा हो रही है रिश्ता में, तो इस कारण से भी तनाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। पुरानी घटनाओं को लेकर विवाद करना या फिर माफ़ करना या भूलने की असमर्थता वगैरह जो चीज़ें हैं इसके कारण भी होती है समस्याएं। इसके अलावा देखिए बच्चों से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि बच्चों की परवरिश और शिक्षा को लेकर असहमति, बच्चे ना होना, इसका भी तनाव, ठीक है, यानी बच्चे जन्म ना होना, बच्चों के भविष्य की चिंताएं, ये भी समस्याएं तनाव उत्पन्न करती है एक दंपत्ति के संबंध में। 10 नंबर देखिए, समय की कमी, यानी एक दूसरे के साथ समय ना बिताना, ठीक है, और अलग रहना हमेशा, व्यस्त दिनचर्या के कारण संबंधों में दूरी, एक साथी का दूसरे के साथ प्राथमिकता ना देना, रिस्पेक्ट ना देना, ये भी रीज़न है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दंपत्ति तनाव परामर्श के समाधान। अब यहाँ पर आपको पॉइंट्स कैसे बनाना है, जो भी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स थे, टोटल 7 थे, इनको क्या करना है, पॉजिटिव वे में लिख देना है। इसी पॉइंट्स को याद करने का सबसे बेटर तरीका है, जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका, ससुराल और रिश्तेदारों से जुड़ी समस्याएं, तो वहाँ पर समाधान में क्या लिखिएगा, ससुराल और रिश्तेदारों में अच्छे संबंध स्थापित होना,
और नीचे आप कुछ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर हमने नेगेटिविटी ली, जिस कारण से इनके माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ। अब वहाँ पर पॉजिटिविटी रखेंगे इसको, तो वो उपाय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 5-6 पॉइंट्स लिख दीजिएगा और लास्ट में एक पॉइंट बना दीजिएगा, पेशेवर की मदद लेना। अगर तनाव ठीक नहीं हो रहा है तो पेशेवर की मदद लेनी चाहिए, काउंसलर से काउंसलिंग करवानी चाहिए। अब निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या लिखेंगे, दंपत्ति तनाव परामर्श का उद्देश्य जीवन साथियों के बीच बेहतर समझ, संवाद और सामंजस्य स्थापित करना है। इससे दंपतियों को अपने रिश्ते में स्थिरता और खुशी प्राप्त करने में मदद मिलती है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वो चीज़ कट हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन पर ही फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या आपका, परिवार में समायोजन से संबंधित तनाव से निपटने के लिए परामर्श की कौन सी तकनीकें प्रभावी हो सकती है। यानी परिवार में समायोजन से संबंधित जो तनाव होते हैं, यानी आपसी परिवार में समायोजन नहीं बन पाता है। समायोजन का मतलब होता है परिवार में कहीं ना कहीं लोगों में क्या होता है, अनबन रहता है, बहुत सारी समस्याएं होती है परिवार में, जिस कारण से क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। इसके निपटने के लिए परामर्श की कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रभावी होगी, वो देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, परिवार में समायोजन से संबंधित तनाव को प्रबंधित करने के लिए परामर्श की कई प्रभावी तकनीकें हैं। ये तकनीकें पारिवारिक सदस्यों के बीच संवाद, आपसी समझ और सामंजस्य को बढ़ाने पर केंद्रित होती है। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देंगे, परिवार समायोजन तनाव के लिए प्रभावी परामर्श तकनीक क्या है। यानी काउंसलर क्या बताते हैं कि एक परिवार में समायोजन के तनाव से दूर करने के लिए क्या क्या उपाय है। पहला देखिए, परिवार के सदस्यों को अपनी भावनाएं और विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी इसमें क्या है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। उसको दबाना ये गलत बात है, ये चीज़ उनको बताना चाहिए, ठीक है। परिवार में अगर आपस में मिलजुल कर सारी समस्याएं हल करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सामंजस्य जो तनाव है, समायोजन जो तनाव है परिवार का, वो खत्म होगा। अब इसमें जैसे कि परिवार में आपस में क्या होता है, जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे की बात को अच्छे तरीके से सुनते नहीं हैं, तो सक्रिय सुनने की आदत डालना, आलोचना के बजाय सहानुभूति और प्रशंसा का उपयोग करना। अब किसी की आलोचना करते हो यानी शिकायत करते हो, तो उसके जगह पर आपको सहानुभूति करना है और उसकी प्रशंसा करना है, ठीक है। अब इससे लाभ क्या होगा, इससे गलतफहमियां कम होती है और भावनात्मक संबंध मजबूत होते हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर, प्रत्येक सदस्य की भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। यानी हर सदस्य की अपनी अपनी भूमिका होती है परिवार में, तो उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको बताना, ठीक है, कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। घरेलू कार्यों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना। जो भी घर के काम है और उसमें जो भी प्रक्रिया है उसमें भागीदारी होना सारे परिवार की। ये नहीं कि एक ही 2 सदस्य है जो सारा कुछ पूरे परिवार को संभाल रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, सभी चीज़ों में भागीदारी सभी को होना, ठीक है। इससे लाभ क्या होगा, यह तनाव को कम करता है और असंतुलन को दूर करता है। तीसरे पॉइंट्स पर देखिए, समस्याओं की पहचान और उनके संभावित संसाधनों पर चर्चा करना। यानी जो भी समस्या है परिवार में, अगर किसी तरीके से कुछ भी समस्या हो गई है उसकी पहचान करना, साथ ही साथ उसमें जो भी समाधान होंगे, इस समस्या को दूर करने के लिए जो भी हल होंगे उस पर आपस में चर्चा करना, ठीक है। निर्णय लेने में सभी सदस्य शामिल होने चाहिए। इससे लाभ क्या होगा, परिवार के सदस्यों को टीम के रूप में काम करने और सामूहिक समाधान खोजने में मदद मिलती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 4th नंबर, सभी सदस्यों के लिए सम्मानजनक व्यवहार और सीमाओं का निर्धारण। सभी सदस्यों के लिए क्या है, यहाँ पर सम्मानजनक व्यवहार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ अपमानजनक हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए। बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखनी चाहिए, बात करनी चाहिए, कुछ सीमा होनी चाहिए, किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, छोटों को किस तरीके से बड़ों के साथ आदर सम्मान करना चाहिए, सीमा निर्धारण होनी चाहिए। अनुशासन के लिए एक समान नियम लागू होनी चाहिए। इससे लाभ क्या होगा, यह टकराव को कम करता है और परिवार में शांति बनाए रखता है। 5 नंबर देखिए, परिवार के साथ खेल, योग या अन्य विश्राम गतिविधियों में भाग लेना। अगर पारिवारिक तौर पर अगर कुछ गतिविधियां भी अगर की जाए तो उससे भी क्या होता है लाभ, यह परिवार के सभी सदस्यों को शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। आगे देखिए 6वां नंबर, परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और सम्मान करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे कथन स्टेटमेंट है जैसे कि मैं, कथनों का उपयोग करना, जैसे मुझे ऐसा लगता है, समझ रहे हो ना। जैसे आपको अगर कुछ बोलना है, किसी की गलतियों को अगर बताना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, यहाँ होनी चाहिए। और इसके जगह पर आप ये बोलोगे अरे ये गलत कर रहे हो तुम, ये नहीं होगा, तो दोनों शब्द में बहुत अंतर होता है। तो जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसको सही तरीके से व्यक्त करना। इससे लाभ क्या होगा, यह भावनात्मक दूरी को कम करता है और रिश्तों को मजबूत करता है। 7 नंबर देखिए क्या आपका, नियमित रूप से पारिवारिक गतिविधियों जैसे कि खेल, यात्रा, ये चीज़ तो हमने बता दिया, ठीक है।
आगे देखिए 8 नंबर, संघर्ष के दौरान शांत और तर्कसंगत रहना। कहने का मतलब है समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त समय और स्थान चुनना। कहने का मतलब है जैसे किसी तरीके से कुछ झगड़ा हो गया, उस झगड़े में आपको धैर्य बनाकर रहना है, ठीक है, संयम बनाना है। किसी तरीके से कुछ भी अगर संघर्ष हो, आपको शांति रखनी है। इससे क्या होता है, यह झगड़ों को सुलझाने और बेहतर समझ विकसित करने में मदद करता है। ओवरऑल अब यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखिएगा, परिवार में समायोजन से संबंधित तनाव को प्रबंधित करने के लिए संवाद, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देने वाली परामर्श तकनीकें अत्यंत प्रभावी होती है। इन उपायों से परिवार के सदस्यों के बीच समझ और सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, जिससे संबंध मजबूत और तनाव मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए, लेकिन मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो करते नहीं हो हमें पता है, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।